नमस्ते बच्चों, वेलकम टू जिज्ञासा ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज मतलब कुछ लेना कुछ देना। तो गैसेस एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर हो रही हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं अंकल जी। ठीक है, ये हमारा ट्रैकिया है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और दोनों लंग्स में एंटर करता है। ठीक है, तो ये ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस, देन सेकेंडरी ब्रोंकस में टूटता है, देन ये टर्शियरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है, देन ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स में, फाइनली एल्वुलाई में एंटर करता है। ठीक है, तो हम इन सबको हटा के डायरेक्ट यहाँ पर एल्वुलाई बना रहे हैं। ठीक है, ताकि इजी हो जाए पढ़ना। ठीक है, तो एयर जो है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एंटर कर रही है हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। ठीक है, ट्रैकिया में गई, देन सारे ब्रोंकस के थ्रू, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू, फाइनली एंटर कहाँ हो गई हमारे एल्वुलाई के अंदर। ठीक है, हमारी दोनों लंग्स में कितनी एल्वुलाई होती है? दोनों की मिला के 300 मिलियन एल्वुलाइज, 300 मिलियन एल्वुलाइज इन 2 लंग्स। तो एक लंग में कितनी हो गई? 150 मिलियन एल्वुलाई। ठीक है, इतनी सारी एल्वुलाई होती है। हमने एक सिंगल एल्वुलाई यहाँ पर बनाई है। ठीक है, तो ये एल्वुलाई बन गई हमारी, इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जानी कहाँ है? ये ऑक्सीजन जानी है सेल के पास। सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है फॉर गेट। तो डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ग्लूकोज जो है ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाता है? यहाँ पर हम ब्लड बना देते हैं। ब्लड जो है वो डिलीवरी पर्सन है, इसका काम ही सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। ठीक है, तो ये है हमारा ब्लड स्ट्रीम है। ठीक है, तो ब्लड जो है वो ले गया था, सबसे पहले ग्लूकोज दिया था इसने हमारी सेल्स को। ठीक है, तो सेल ने क्या किया था? ग्लूकोज जो था उसको कन्वर्ट किस में कर दिया था? पायरूवेट में। किसमें? साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल का जो ये पूरा है ये साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। इसमें से एक सेल ऑर्गेनेल्स होती है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर एटीपी बनता है जो एनर्जी के लिए काम आता है। ठीक है, अब ये जो पायरूवेट है ये साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म से कहाँ एंटर होता है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। बट ये पायरूवेट को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की। ये पूरा डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, मैं भी यहाँ पे लिंक में डाल दूंगी उसको, उसके थ्रू आप देख लीजिएगा इसको बहुत डिटेल में और स्टोरी के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट चल रहे हैं। पायरूवेट को एनर्जी में टूटने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ब्लड के थ्रू उसको ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड से बोलता है ऑक्सीजन ला के दो। तो ब्लड कहाँ जा रहा है? हमारी एल्वुलाई के पास, और एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड लेके हमारी सेल को दे देगा। अब सेल को ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरूवेट एनर्जी में टूट गया और फाइनली इसने रिलीज क्या किया? जो इसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को इसको बाहर निकालना है सेल से। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ये सेल के थ्रू कहाँ जाएगी? हमारी ब्लड में एंटर करेगी, फिर ये ब्लड इसको लेके जाएगा कहाँ? एल्वुलाई के पास, और एल्वुलाई से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्रोंकस के थ्रू, देन ट्रैकिया के थ्रू हमारे नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर से होते हुए बाहर आउटसाइड एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते हैं। ठीक है, O2 तो एंटर हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस 2 जगह हुआ था। ठीक है, एक आप देख सकते हैं बिटवीन ब्लड एंड एल्वुलाई, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज दिख रहा है। ऑक्सीजन जो है एल्वुलाई से ब्लड में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से हमारी एल्वुलाई में जा रहा है। तो एक एक्सचेंज यहाँ पर हो गया है। ठीक है, इस एक्सचेंज को हम दूसरे कलर से दिखाते हैं। तो ये एक एक्सचेंज यहाँ पर दिख रहा है और एक एक्सचेंज दिख रहा है बिटवीन ब्लड एंड सेल। ठीक है, ये सेल है। तो यहाँ पर क्या एक्सचेंज हो रहा है? यहाँ से जो ब्लड से है वो ऑक्सीजन जो है वो हमारी सेल में जा रही है और सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में एंटर हो रहा है। तो एक एक्सचेंज यहाँ पर दिख गया। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सचेंज है
बिटवीन द एल्विलाई एंड द ब्लड, इसको बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द ब्लड एंड द सेल, ठीक है, सेल मतलब बॉडी टिश्यूज, सेल से टिश्यूज बनते हैं, तो जो ब्लड और हमारे बॉडी के सेल के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब ये देखिए, इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है, देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है किस, कौन सी गैसेस का एक्सचेंज? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बिटवीन एल्वुलाई और ब्लड, एल्वुलाई और ब्लड के बीच में होगा, उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है, इसको बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। इतना क्लियर है? अब देखिए, ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, जो एक्सचेंज हो रहा है, इसमें जो एल्विलाई से जो हमारे, ये एल्विलाई हम बना देते हैं, एल्विलाई है, ठीक है, और इधर ब्लड है, ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, तो इनके बीच में से जो गैसेस हैं उसको कुछ लेयर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, लेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है। तो ये जो लेयर्स होती हैं इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स, कुछ मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, इस मेम्ब्रेन्स को याद कैसे करेंगे हम? ये एल्विलाई है, ठीक है, और ये रहा हमारा ब्लड, ठीक है, और जो एल्विलाई है इसकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसका नाम याद होना चाहिए, इसकी एपिथेलियम है, एल्विलाई की एपिथेलियम, ठीक है, और इसकी जो यहाँ पर मेम्ब्रेन है ब्लड की, इसकी है एंडोथेलियम। ये दोनों वर्ड बहुत याद अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है कि इसकी एंडोथेलियम थी कि उसकी एंडोथेलियम थी। तो हमें क्लियर रहना चाहिए, क्लियर होना चाहिए माइंड में कि एल्विलाई की तो एपिथेलियम है और ब्लड की जो है वो एंडोथेलियम है। ठीक है, अगर इसमें भी अगर क्वेश्चन पूछता है एल्विलाई की कौन सी एपिथेलियम है, ठीक है, इसकी सेल कौन सी है, तो ये कौन सी है? स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस सेल है, ठीक है। स्क्वेमस क्यों है? हमको पता है सेल्स कौन कौन सी होती हैं, क्यूबोइडल होती हैं, ठीक है, और कॉलमनर होती हैं, बड़ी बड़ी साइज की होती हैं ये कॉलमनर, क्यूबोइडल, ठीक है। स्क्वेमस की होती है चपटी चपटी होती है ये सेल, तो जितनी ज्यादा चपटी होंगी उतनी ज्यादा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो पतली होगी और उतना ही गैसेस को जो है एक्सचेंज में इजी होगा। जितनी मोटी मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा उतना स्लो हो जाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो मैक्सिमम हो सके, इसलिए ये जो हमारी जो सेल्स होती हैं कैसी होती है? चपटी चपटी स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, किसकी? एल्विलाई की, ठीक है। और ये पूरी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है उसकी थिकनेस जितना कम हो सके उतना कम की जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गई एपिथेलियम एंडोथेलियम। अब इसके बाद एक और लेयर आती है किसकी? एल्विलाई की। इसको क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्विलाई। और यहाँ पर इसकी आ जाती है, ठीक, ये पूरी, ठीक है, ये क्या है? ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड कैपिलरी। इतना क्लियर है? दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, एल्विलाई की, ब्लड कैपिलरी की, और बीच में जो खाली स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इतना क्लियर है? अब ये देखिए,
जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल मेम्ब्रेन कितनी होती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, कितनी है, तो उसमें हमें 4 नहीं लिखेंगे हम, 1 2 3 4 ये 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 है। तो जो एनसीईआरटी बोलेगी एग्जाम में हमको वही आंसर लिखना है। 3 कैसे, 3 में कौन कौन सी आ जाएंगी, ये एल्वुलाई की जो है, हम कौन कौन सी लिखेंगे, एल्वुलाई की एपिथेलियम, ठीक है, ब्लड की एंडोथेलियम लेयर, और ये जो दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्योंकि इस आपस में इतने क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, इनकी थिकनेस इतनी कम है, इसको सिंगल मेम्ब्रेन मान के चलते हैं। तो तीसरी में खाली हम इन दोनों को कंबाइंडली एक साथ लिख देंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो 3 लेयर्स आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कौन कितनी मेम्ब्रेन होती है, 3 होती है। कौन कौन सी, एल्वुलाई की एपिथेलियम, ब्लड की एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था, ठीक है, ये जो एल्वुलाई है और ये जो ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रही है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ब्लड में से एल्वुलाई में आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन उधर क्यों जा रही है, ऑक्सीजन वहां से यहाँ क्यों नहीं आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर क्यों आ रही है, ये एल्वुलाई में से ब्लड में क्यों नहीं जा रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, जहां उसकी अमाउंट ज्यादा होगी वहां से जहां उसकी अमाउंट कम होगी उसकी साइड में वो मूव करता है अंटिल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड, तब तक मूव। अब चलिए पार्शियल प्रेशर को समझते हैं। पार्शियल प्रेशर इसके वर्ड से पता चल रहा है, पार्शियल, पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट, यानी पूरा प्रेशर नहीं है। अब देखिए इसमें हम एयर को लेके चलते हैं। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर जो है उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी होती है हमको पता है, 21%। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है इसमें, 0.04%, ठीक है। तो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो इसमें जो सबका कंट्रीब्यूशन होगा, यानी नाइट्रोजन अपना कितना प्रेशर लगा रही है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन कितना लगा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, सबके प्रेशर का टोटल वो कहलाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं। हम ऑक्सीजन का अगर पार्शियल प्रेशर लेके चलेंगे तो P ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर का अगर ले लेंगे, ठीक है। इन सब का प्रेशर कंबाइंड होके एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाता है। तो अगर मुझे एटमॉस्फेयर में सिर्फ ये चाहिए कि ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना दे रही है, हमको पता है। अब देखो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर टोटल कितना होता है, 760 mm मरकरी में नापते हैं, तो ठीक है, 760 mm मरकरी। अब मुझे चाहिए कि ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो P ऑफ O2, ऑक्सीजन का कितना होगा, हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें कितना परसेंट है ऑक्सीजन, 21% है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो इतना है उसका 21%, यानी कितना हो गया 76 का 21% हम कर लेंगे, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 160 mm मरकरी, यानी पूरे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है अपना, वो है 160 mm मरकरी। इतना प्रेशर ऑक्सीजन एक्सर्ट कर रही है। सिमिलरली अगर हमको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना होगा, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कंट्रीब्यूशन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना पार्शियल प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर 760 mm, ठीक है। और ये कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 0.04%। तो हम यहाँ पर 0.04%, ठीक है, 0.04 अपॉन 100, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये कितना आएगा, 0.3 mm मरकरी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया।
अब देखिए, हम यहाँ पर चल रहे थे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर हमको समझ में आ गया। ठीक है, इंडिविजुअल गैस अपना कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, वो होगा उसका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जो ब्लड का केस होता है, ठीक है, एल्वेलाई है, एल्वेलाई ब्लड में एंटर कर रही है, तो O2 इधर जा रही है, CO2 इधर जा रही है, तो ये अपने पार्शियल प्रेशर को देख रहे हैं। यानी ये पड़ोसी जो होते हैं ना उस टाइप के, आजकल के नए जमाने के, ऑक्सीजन को मतलब नहीं है पड़ोस में क्या हो रहा है, ठीक है, वो अपना देखेगी मेरा कितना है। अब मुझे ये देखना है मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, मैं अपना देखूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड अपना देखेगी, दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया पार्शियल प्रेशर। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो गैस मूव कर रही हैं उनको कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। पहला है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब हो गया प्रेशर का डिफरेंस। ठीक है, एल्वेलाई है, ब्लड है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर होगा ऑक्सीजन का कुछ, यहाँ पर कुछ होगा, तो यहाँ पर इन दोनों के जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, यानी प्रेशर ग्रेडियंट। इसी को जो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है इसी को प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। यानी जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। सेकेंड है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। अब देखिए जब एल्वेलाई से ब्लड में जो एंटर करता है ऑक्सीजन, तो ये जो मेम्ब्रेन आ जाते हैं, ठीक है, स्क्वेमस, ठीक है, इसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी, तो इसकी जितनी जो है थिकनेस, मोटाई कम होगी उतना ही इजीली जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जितनी ज्यादा कम होगी उतना डिफ्यूजन ज्यादा होगा, यानी दैट मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसलिए थिकनेस जो है बहुत कम है। कितनी है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस? इट इज 0.2 mm। ठीक है, काफी कम है, लेस देन 1 लिखा रहता है एनसीईआरटी में। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट फैक्टर, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट की तरह ही है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर का डिफरेंस, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसेंट्रेशन का डिफरेंस। ठीक है, एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, दूसरी जगह कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा, दैट मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। देखिए सॉल्युबिलिटी को हम अच्छे से देखते हैं। सॉल्युबिलिटी यानी जो गैसेस है वो लिक्विड मीडियम में कितना ज्यादा उसकी डिसॉल्विंग पावर, कितना ज्यादा घुलेगी। अब देखिए जैसे हम अब यहाँ पर 2 कंटेनर लेके चलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर CO2 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी CO2 है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो लिक्विड है, ठीक है, अब इसमें हम ये देख रहे हैं किसकी डिसॉल्विंग पावर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है या ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्युबल है। तो उसको देखने के लिए हमें पहले इनका प्रेशर का डिफरेंस सेम करना पड़ेगा कि प्रेशर ग्रेडियंट का इफेक्ट ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, पार्शियल प्रेशर उसका कुछ भी ले लो, ठीक है, जैसे यहाँ पर 20 mm मरकरी ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा डिफरेंस, 19 mm। ठीक है, अब इससे कोई डिपेंड नहीं करता, ये अगर थोड़ा ज्यादा भी हो गया, ऑक्सीजन ले लो, कितना लोगे यहाँ पर, ऑक्सीजन का लोगे अगर 90 mm है, ठीक है, यहाँ पर ले लो 89 mm। अब देखो दोनों का जो है प्रेशर ग्रेडियंट कितना है, दोनों का 1 mm का डिफरेंस है। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रेशर ग्रेडियंट उतना ही है, दोनों का सेम है, 1 mm का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी मोर सोल्यूबल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा घुल जाएगी पानी के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो कम एंटर करेगी लिक्विड में। इसमें पानी का क्या क्या है इस रोल, इसमें जो हमारा ब्लड का जो प्लाज्मा है वो फ्लूइड प्रोपोर्शन होता है, तो यानी ब्लड के अंदर अगर गैसेस जा रही हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा स्पीड में जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ऑक्सीजन जो है वो कम जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कितनी ज्यादा है, इट इज 20 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। ठीक है, 20 गुना ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की डिसॉल्विंग पावर। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फटाफट फटाफट ब्लड में एंटर करके और फिर एल्वेलाई में से बाहर हो जाएगी। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से कम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
उसका डिफरेंस क्या है, उसका रीजन क्या है कि पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के केस में पार्शियल प्रेशर जो है वो उसको मूव करवाने में हेल्प कर